इस तरह का मैटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट आप जब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप जब उस तरह का एनालिसिस करते चलेंगे, क्वेश्चन जब वो इस तरह का नाउन आएगा तो आपको पता होगा कि यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना। और आप उस तरह के पॉइंट को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आप कंटेंट की बस डंपिंग करें या इंफॉर्मेशन को बस थ्रो करें। इंफॉर्मेशन को क्या करें, बस थ्रो करें। इंफॉर्मेशन को थ्रो नहीं करना है, इंफॉर्मेशन को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, विद बेटर कंटेंट, विद बेटर कैची वर्ड्स, विद प्रेजेंटेशन, हमें अपने आप को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। यूपीएससी डिमांड प्रिसीजन, एंड इफ दैट प्रिसीजन इज नॉट देयर, पैनिक क्रिएट होता है। और प्रिसीजन के लिए सिलेबस की बारीकियां जानना बहुत जरूरी है। इस सिलेबस में मेंस के लिए आज हम डिस्कस करेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो जीएस पेपर 2 का ही पार्ट है, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर उस टॉपिक के तहत है। ये सोशल जस्टिस जो यूपीएससी ने सिलेबस जो है दिया है, उसमें यूनिट 10 से जो है वह स्टार्ट होता है। और यह जो है, इस टॉपिक की अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें तो मेंस में पेपर 2 में मार्क्स फेच करना और ज्यादा आसान हो जाता है। बिकॉज जीएस पेपर 2 को केवल और केवल हमें पॉलिटी नहीं मानना है, पॉलिटी के अलावा भी सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और यह टॉपिक ओवरलैप होता है सोसाइटी से भी। तो यहां पर क्या वो माइक्रो थीम्स हैं, किस तरह हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, या हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वो कैसे अप्लाई होंगे, और अल्टीमेटली हमारे आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट कैसे होंगे, वह हमें देखना है, ताकि हम मेंस में पैनिक मोड में ना रहे, अपितु प्रिसाइज मोड में रहकर जो है इंफॉर्मेशन की डंपिंग ना करे, अपितु जो पूछा है उस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को सप्लाई करें और वास्तव में जो क्वेश्चन दिया है उसका एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क के तहत आंसर जो है पेश करें। मेंस में यहां जब हम सिलेबस की बात करें तो यहां पर जो ये सिलेबस जो पहले भी मैंने बताया था, यूनिट 10 से स्टार्ट होता है, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन है, जिस पर यूपीएससी ने आज तक 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर आपका ओवरव्यू के तहत यूनिट 11 है, जहां डेवलपमेंट प्रोसेस और इंडस्ट्री कवर है। यूनिट 12 है, जहां वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन है। यूनिट 13 जहां पर हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स है। और उसके बाद जो है यूनिट 14 जहां पॉवर्टी एंड हंगर। यूनिट 15 और 16 जो है अभिशासन, गवर्नेंस से संबंधित है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब यहां पर जब यूनिट 10 है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, इसको केवल हम इतना ही मानते हैं तो सिलेबस में हम सारी स्कीम्स कवर करने लगते हैं। सारी स्कीम्स, उसके इम्पैक्ट क्या है, कौन उसको निकालता है, किस वजह से वो लेके आई गई है। परंतु क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी के उस तर्ज पर फ्रेम नहीं है कि हम वर्बेटम उनको रिप्रोड्यूस करें। अब इसको हम अगर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम को ब्रेक करके करें, तब इसको प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। और जब उस पीवाईक्यू की थीम से हम इस माइक्रो टॉपिक पर जो है लेंस अपना लगाते हैं, तो समझ में आता है कि इस टॉपिक की प्रिपरेशन केवल सोशल जस्टिस के कंटेंट पढ़ने से नहीं है, अपितु मैक्रो इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन ले रही है, गवर्नमेंट जो है गरीबों के लिए जो काम कर रही है, उसके जो इंपैक्ट हैं, उस एंगल से जो है क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां आज तक इस टॉपिक्स पर 3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछे हैं। पहला पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन, जो कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी वजह से गरीबों पर असर। फिर वेलफेयर स्कीम, और इस कंटेक्स्ट में आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर, इनको कैसे जो है इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है। और एक पिन पॉइंट जो है मिड डे मील पर क्वेश्चन। तो यहां पर जो अंडरलाइंग थीम हमें नजर आती है कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही, और यही अल्टीमेटली हमें आंसर राइटिंग के थ्रू सीखना भी। आंसर राइटिंग का मतलब केवल लिखना नहीं सीखना, आंसर राइटिंग के थ्रू हमें एक एनालिटिकल वे में जो है कंटेंट प्रिपेयर भी करना है।
ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, जो किसी की सहायता ले रहे हैं या द कोर है इसका आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, वो उस हिसाब से उन कंटेंट को क्या करें, देखें। वो भी हमें क्या करना, देखना है। तो यहां पर जो अंडरलाइन थीम है, जैसे पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन पर, जैसे 2021 में इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां कोल के संदर्भ में फेज आउट की जगह फेज डाउन। तो कोयले को अगर आउट करते हैं तो इसमें जो है विरोधाभास क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इसके वजह से असर क्या पड़ेगा। अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, गवर्नमेंट ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्राइसेस जो है, जो सिनेरियो है, अब उस कंटेक्स्ट में सरकार अगर एक्शन ले रही है तो वो क्या जो है उसके इंपैक्ट होंगे। तो हम अगर इसकी नजर से देखेंगे तो हमें वो करंट का सिनेरियो भी समझ में आएगा, वो करंट का सिनेरियो जाकर हमारे नोट्स में क्या होगा, फिट होगा। तो यहां पर कोल रिन्यूएबल को लेकर, जीडीपी ग्रोथ और फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर, इरिगेशन और इकोलॉजिकल फ्लो को लेकर, मोनोकल्चर वर्सेस फूड सिक्योरिटी को लेकर, अर्बन ग्रोथ वर्सेस वेटलैंड प्रोटेक्शन को लेकर, तो उस तरह हमें क्या करना है, कंटेंट तैयार करवाना है और हमें कंटेंट तैयार करना भी है, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। फिर इसी में मिड डे मील या जो भी अभी रिसेंटली स्कीम चल रही है, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे आपका जो अदर स्कीम है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऑल्दो यह है आपका पेपर 3 इकोनॉमी में एक पूरा फुल फ्लेज टॉपिक ही है। फिर यहां पर वेलफेयर के कंटेक्स्ट में सरकार इंटरवेंशन में जो प्रोग्राम ले रही है, आपके जो है जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में, और इसी में आपकी मनरेगा स्कीम जिसको अभी वीबी ग्राम नाम दे दिया गया, तो वो जो है सब क्या करना है, यहां पर प्रिपेयर करना। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो सी दिस क्वेश्चन 1, जहां क्वेश्चन 1 की अगर बात करें तो यहां पर केवल सरकार क्या हस्तक्षेप कर रही है, यह क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम अपर्याप्त रही है, सुसंगत उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन अमंग वेरियस competitive sectors and stakeholders have resulted in inadequate protection and prevention of degradation to environment. Comment with relevant illustration. अब माइक्रो टॉपिक की थीम से इस तरह हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आता है कि केवल यहां पर फैक्ट्स वगैरह नहीं, यहां पर हमें डीप एनालिटिकल सोचना होगा। उसके बाद हम जब वो आर्गुमेंट जनरेट कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। जहां पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका पॉलिसी जो है क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये पॉलिसी जो विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वो स्टेक होल्डर्स में और सेक्टर्स में, विभिन्न शेयरधारक और स्टेक होल्डर। अब इनके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, एनवायरमेंट और उसका क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। अब मैंने ये कैसे बनाया, यही एक्चुअल में आंसर राइटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही है, जहां हमें क्या करना है, डिमांड समझना है। जहां पर इस तरह समझ के अब हमें जो है इस अकॉर्डिंग क्या लाना है, कंटेंट लेके आना है। तो जब हम इस तरह सोच पाते हैं तो हम वो कंटेंट जो है लेके आ पाएंगे। बट लेके आने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, उस तरह का कंटेंट रेडी होना चाहिए। जैसे इसके लिए हमारे पास जो है इस तरह का कंटेंट होना चाहिए कि सरकार जो है क्यों हस्तक्षेप कर रही है। तो इस कंटेक्स्ट में सरकार पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के लिए क्या हस्तक्षेप कर रही है। अब इसमें जो है क्या जो है फैक्ट्स हैं। फिर इसी में सरकार पब्लिक गुड्स प्रोविजन के लिए क्या हस्तक्षेप कर रही है, सरकार हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए क्या हस्तक्षेप कर रही है। अब इसमें हमारे इश्यूज क्या है। फिर इसी में जो है आपका डाटा क्या कहता है, सरकार और जो है अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में क्या कर रही है, सरकार जो है रीजनल क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने के लिए क्या कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने के लिए क्या कर रही है, सरकार मार्केट फेलियर जो है और इसकी वजह से जो एक्शनलिटीज हैं उसके लिए क्या कर रही है, सोशल जस्टिस और अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर रही है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कर रही है। तो यह जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो होगा। और इसी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है उस डेवलपमेंट को लेकर,
थिंकर्स क्या कहते हैं, आपके कीन्स क्या कहते हैं, आपके अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, आपके जोसेफ स्टिल्गिट्स क्या कहते हैं, जैसे यहां पर जो है आपके जेन ड्रेज क्या कहते हैं जो राइट बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, आपके और भी हैं। तो ये जो है आप उस तरह फिर क्या कर पाएंगे, कंटेंट को क्या कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कि यह यस माइक्रो सिलेबस है और इस तरह। अब जब यह हो गया तब इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया था, तो यहां पर जो है जैसे क्वेश्चन, अब यहां पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, सेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, कंपटीशन। अब उस कंपटीशन की वजह से एनवायरमेंट, तो आपको वो दो दिखाना है, सरकार के इंटरवेंशन दिखाने हैं, सरकार जो है एक्शन ले रही है। अब वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, उसकी वजह से क्या है, इंपैक्ट आ रहा है किस पर, एनवायरमेंट पर। जैसे अब इसमें ठीक है इंट्रोडक्शन है, बट मेन पॉइंट्स में हम जाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल कंट्रडिक्शन रिजल्ट्स जो है उसकी वजह से इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन जो है प्रिवेंशन हो रहा है एंड डिग्रेडेशन टू एनवायरमेंट। जैसे पॉलिसी जो है पैरालिसिस हो रहा है जब आपकी कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज आ रही है, जब डिले हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, और कई बार होता ही है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और दूसरा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, डिले हो रहा है। अब उसकी वजह से एक्चुअल में डिग्रेडेशन कैसे है, जैसे आपका जो है हाल ही में आपका जो स्पीसीज है, कैसे पॉलिसी जब वहां लाई गई, कैसे उनका फ्रेगमेंटेशन हुआ और एप स्पीसीज जो है नॉर्थ ईस्ट में उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अब इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। जैसे सेक्टोरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके विभिन्न सेक्टर्स में, जिसमें जो है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन को हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी हमारे पीछे छूट जाती है, जैसे एग्रीकल्चर और उसमें क्या, वाटर क्राइसिस। अब दो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को आपको बढ़ाना है, वाटर को भी कंजर्व करना, पर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आपको क्या देना है, वाटर देना है। अब यहां पर कंपटीशन है इन दोनों में, बट यहां पर प्रायोरिटी जब एक किसी को चली जाती है, जैसे एग्रीकल्चर को चली जाती है, या कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में जाती है, इकोनॉमी के सेक्टर के कंटेक्स्ट में चल जाती है, बिकॉज हमारा पूरा इकोनॉमी का बेस किस पर है, एग्रीकल्चर पर है। तो इसके वजह से नुकसान किसको हो रहा है, वाटर को, और हम पूरे इंडिया में देख ही रहे हैं। इसकी वजह से इनएडिक्वेट वेटलैंड, आर्द्रभूमियों को क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है। इसी की वजह से एंक्रोचमेंट, अब आप एग्रीकल्चर की जगह यहां पर ले आओ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के लिए जो आपको लैंड चाहिए, और दूसरी तरफ आपको जो है वेटलैंड को प्रिजर्व भी करना है। यू कैन से फॉर द वाटर, फॉर द ब्यूटी और सनिक जो ब्यूटी है आपकी, बट नुकसान किसको हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। ऐसे आप अरावली कंटेक्स्ट में, तो आप उस तरह फिर पॉइंट्स को क्या कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। और उसमें आपके पास इस तरह का मैटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आप जब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप जब उस तरह का एनालिसिस करते चलेंगे, क्वेश्चन जब वो इस तरह का नाउन आएगा, तो आपको पता होगा कि यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना, और आप उस तरह के पॉइंट को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यह आपको माइक्रो सिलेबस मदद करता है, और यहीं पर द कोर आईएएस उस तरह की आंसर राइटिंग को इवॉल्व करवाता है या ग्रूमिंग करवाता है कि आप एक्चुअल में सीखें। यह नहीं कि आप कंटेंट की बस डंपिंग करें या इंफॉर्मेशन को बस थ्रो करें। इंफॉर्मेशन को क्या करें, बस थ्रो करें। इंफॉर्मेशन को थ्रो नहीं करना है, इंफॉर्मेशन को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, with better content, with better catchy words, with presentation, हमें अपने आप को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। सेकंड, यहां पर जो माइक्रो थीम है सिलेबस की, वह है डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें एनजीओ, एसएचजी, डोनर्स, सिविल सोसाइटी है। जहां पर एनजीओ, एसएचजी, सिविल सोसाइटी, यह हम कोर वे में प्रिपेयर करते हैं, बट आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे, यू कैन कमेंट, जिनके पास ये डोनर्स तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा कि दानदाता समूह को भी हमें प्रिपेयर करना होता है, या डोनर्स का भी एक टॉपिक हमें फुल फ्लेज प्रिपेयर करना होता है। बट यहां पर इस पर यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन यहां सोशल जस्टिस में पूछे हैं, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन पेपर 4 एथिक्स में भी पूछे हुए हैं इस डोनर साइकोलॉजी को लेकर। तो यहां पर जो थीम है, पहली जो थीम है डेवलपमेंट, विकास ही एक थीम है। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, ये डेवलपमेंट जो है
कैसे इसकी थीम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है, कैसे डिपेंडेंसी थ्योरी, फिर आपकी राइट बेस्ड थ्योरी, फिर आपकी चॉइस बेस्ड थ्योरी। बिकॉज आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उस तरह आप इवोल्यूशन के थ्रू 1930 से इस डेवलपमेंट साइकी में, विकास की इस थिंकिंग में चेंज कैसे आया है, वो कंटेंट आप अपने नोट्स में लेके आएंगे, या उस तरह की आप कंटेंट खोजने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और वही कंटेंट जो है आपको इस तरह का जो है क्या करना है, तैयार करना। जो मैंने पिछली बार भी दिखाया, पीछे भी दिखाया था कि ये जो नाम लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट की थिंकिंग है। तभी आप जो विभिन्न इकोनॉमिस्ट थिंकर हैं जो डेवलपमेंट पे लिखते हैं, उनके कोट, उनकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो अपने पास नोट्स में क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो है क्वेश्चन हाई ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, नियोलिबरल पैराडाइम, फिर इसी में इस डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेशन क्यों चाहिए, जो विभिन्न सेक्टर हैं, जो विभिन्न लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो विभिन्न मशीनरी जो है उसमें इन्वॉल्व है, या इसी में इस डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स हैं, आईसीटी टूल्स, वो कैसे यूजफुल हो रहे हैं, और फिर आपके जो कंटेम्प्रेरी जो मॉडल्स आ रहे हैं। तो यहां पर इस माइक्रो थीम में, जो माइक्रो थीम यहां पर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, वो आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑल्दो इंक्लूसिव ग्रोथ एक फुल फ्लेश टॉपिक है पेपर 3 इकोनॉमी में, बट यहां पर व्यू क्या कर रहा है, आ रहा है। तो यहीं पर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट, आपका इन इक्वलिटी एडजस्टेड आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में जो विभिन्न इन इक्वलिटी के पैरामीटर पर जो इंडेक्स है, चाहे आपका जेंडर इंडेक्स हो, चाहे आपका अदर कोई इंडेक्स हो, फिर इसी में बिकॉज डेवलपमेंट है तो प्लानिंग, ऑल द प्लानिंग पेपर 3 में है, बट यहीं पर फिर आपके आईसीटी एनेबलर्स और इस तरह के क्वेश्चन। फिर आपका एसएचजी तो पूरा थीम ही है, प्रिपेयर करते हैं। जब एसएचजी हम प्रिपेयर करते हैं तो एसएचजी के डिफरेंट डायमेंशंस को हमें लेना है। एसएचजी क्या इसके इंपैक्ट आ रहे हैं, एसएचजी क्यों बना, एसएचजी के लिए सरकार के क्या एक्शंस हैं, फिर एसएचजी जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो हमें इस तरह का पूरा कंटेंट तैयार करना है और इस तरह का एक वैल्यू एनरिचमेंट कंटेंट क्या करना है, तैयार करना है, जहां पर आपका पर्पज क्या है, इनके क्या है एडवांटेज, क्या है चैलेंजेस, क्या है डाटा वगैरह क्या करना है, कलेक्ट करना है। और फिर इसी में आपको क्या देखना है, जैसे मैं हिंदी में अगर दिखा दूं तो इसी में आपको जो है आपके एसएचजी के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, आपका कुदुम्बश्री मॉडल क्या है, आपका द्वाकरा मॉडल्स क्या हैं, वो आपको क्या करना है, अपने नोट्स में यहां पर क्या है लेके आना है। और एसएचजी का टॉपिक ऐसा है, एक बार तैयार हो गया तो क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इस एसएचजी में अगर जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है द लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एसएचजी, एसएचजी की वैधानिकता और उसके जवाबदेहिता, एंड देयर पेट्रोन्स द माइक्रो फाइनेंस आउटफिट्स नीड सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड स्क्रूटनी फॉर द सस्टेनेबल सक्सेस ऑफ कंसेप्ट डिस्कस। अब यहां पर केवल एसएचजी नहीं पूछा है, एसएचजी का जो होल कंसेप्ट ही है, और उस एसएचजी का फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन कौन, जो इनको, बिकॉज एसएचजी का होल फाउंडेशन है कि यहां पर जो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक पीपल हैं वो एक साथ आएंगे और एक प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होंगे। अब प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होने के लिए इन्हें फाइनेंस दिया जाएगा, और वो फाइनेंस कौन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब यहां पर इस क्वेश्चन में इसकी लेजिटिमेसी और इसकी जो है इसको आपको बढ़ाने के लिए इसको आपको क्वेश्चन मार्क करना है, क्यों। तो इसमें आपको जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नाम ही नहीं पता होंगे, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस क्या है, या आपका द्वाकरा मॉडल क्या है, हमारा गवर्नमेंट का अनारलम मॉडल क्या है, क्या आपका जो है नाबार्ड के द्वारा जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, वो अगर आप यहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाए तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज हम आंसर राइटिंग में बस जान लेते हैं कि हमें एसएचजी का कंटेंट इकट्ठा करना, एसएचजी नहीं, यहां पर हमारी ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यह माइक्रो सिलेबस आपको उस तरह का कंटेंट तैयार करवाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और इस आंसर का भी आप फ्लो देखोगे तो यहां यही है कि नीड सिस्टमेटिक असेसमेंट फॉर देयर सस्टेनेबल सक्सेस, किसका, एमएफआई का। तो असेसमेंट ऑफ लेजिटिमेसी इज नेसेसरी
वाई टू एंश्योर दैट अकाउंटेबल ट्रस्ट इज मेंटेन। अगर एसएचजी को जो माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हैं वो अगर हाई चार्ज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एसएचजी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, बिकॉज उनको बार बार लोन पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, उनको स्क्रूटनी चाहिए। इसी में इनका रेगुलर असेसमेंट। अब आप जब इस तरह क्वेश्चन देखते हैं तभी आप पिन पॉइंटेड, आपको आंसर नहीं आ रहा। कई बार टॉपर बोलते हैं ना, वी डोंट नो द आंसर, हमने जनरलाइज फ्रेमवर्क में लिखा है। तो माइक्रो सिलेबस या क्वेश्चंस के थ्रू माइक्रो सिलेबस को देखकर आप उस तरह के जनरलाइज कंटेंट को अपने नोट्स में क्या है लेके आते हैं। वही आपका जो है मार्क्स फेच करवाने में क्या करता है, मदद करता है। अब इस एसएचजी के बाद जो थीम है यहां पर डोनर ऑर्गेनाइजेशन, दानदाता समूह। आज तक यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे हैं। जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसी में आपका जो है गिव इंडिया या इंडिया के कंटेक्स्ट में इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो आपको इस तरह फिलैंथ्रोपी का पूरा कंटेंट जो है दिया जाता है, और जो आपको तैयार करना है, जिसमें फिलैंथ्रोपी में सीएसआर तो एक पार्ट है। सीएसआर का एक्ट जो हो, तो जो कंपनी एक्ट हो तो एक पार्ट है। तो इसी में आपका करैक्टरिस्टिक क्या है, चैरिटी से इसका डिफरेंस क्या, बिकॉज फिलैंथ्रोपी वर्ड है, डोनर नहीं है वर्ड। तो इसमें ट्रेंड्स वेस्ट में क्या है, आपका ट्रेंड ईस्ट में क्या है, फिर इंडिया में जो है कैसे ये आगे बढ़ा है, सरकार जो है क्या एक्शन ले रही है इसी कंटेक्स्ट में, इश्यूज क्या आ रहे हैं, प्रेजेंट में जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। अभी आपने हार्वर्ड बिजनेस जो है हार्वर्ड स्कूल का नाम सुना होगा, जहां पर उनके पास एक कॉर्पस है पूरा जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया है। क्या इंडिया में इस तरह के कॉर्पस हैं, या क्या गिव बैक हो रहा है, या इंडिया में जब हम गिव बैक की बात कर रहे हैं तो क्या एलिट इंस्टीट्यूशन में ही वो फिलैंथ्रोपी जो है जा रही है, क्या आपके जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, क्या गिव बैक हो रहा है। जब आप उसको उस नजर से देखोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे, तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। बट सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, कंटेंट। तो कंटेंट का उस तरह क्या होगा, एनरिचमेंट होगा। तो यहां पर जो है बायलैटरल मल्टीलैटरल डोनर जो हम वर्ल्ड बैंक वगैरह पढ़ते हैं इकोनॉमी में, बट यहां पर पेपर 2 में आ रहा है। इसी में इंडियन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो फंडिंग दे रहे हैं। अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हो, जैसे गांव-गांव जाते हो तो स्कूल जो है कहीं ना कहीं वहां के डोनर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, बट आज की डेट में अभी ये ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है। तो इसी में सीएसआर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का पैराडाइम, तो ये इस तरह का कंटेंट आपको माइक्रो थीम से क्या है नजर आता है। ये डॉक्यूमेंट आपको द कोर है इसके टेलीग्राम पर, यू कैन सर्च एंड वहां आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश बोथ, ताकि आपको अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको उस तरह उस लेवल का कंटेंट बनाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अब इसी में आपका ये टॉपिक तो ठीक है, बहुत इजी है, एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी। तो बट इस एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी में भी हमें क्या है, कुछ एनजीओज के नाम याद रखने, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने। जब हम इस माइक्रो टॉपिक की लिस्टिंग को देखते हैं तो पता लगता है हमें एफसीआरए तैयार करना है, हमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो उनके डिफरेंट काम है, जैसे सेवा, गूंज, प्रदान, ये हमारे टिप्स पे होने चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन जब आर्गुमेंट दे रहे हैं तो इनको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। इसी तरह सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथन कितनी है, कैसे कैसे उसका रोल है। अब इसी में डिफरेंट एनवायरमेंटल एनजीओ, अल्टरनेटिव्स जो है आपके सर्विस डिलीवरी मॉडल, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के थ्रू हमें इस माइक्रो टॉपिक की क्या करनी है, लिस्टिंग करनी। लिस्टिंग ही नहीं करनी है, इनको आंसर में क्या करना है, अप्लाई करना। बट इसमें आंसर में अप्लाई करने के लिए सिंपल क्या है, हमें डिफरेंट एनजीओ के वर्क और जो उनके इंपैक्ट्स हैं उन क्या है पता होने चाहिए। वही आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स है, वही आपका क्या है, वैल्यू एडिशन है। उत्तर में जो आपको क्या करवाएगा, औरों से ज्यादा मार्क्स जो है फेच करवाएगा। अब इसी में हम कलेक्ट और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट थिंकर्स जो है कहते हैं एनजीओज के बारे में। जब क्वेश्चन क्रिटिज्म पर आता है, लेट्स से सिविल सोसाइटी एनजीओ के बारे में, जैसे अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट, एनजीओ आर की एजेंट्स ऑफ कैपेबिलिटी एनहांसमेंट स्पेशली फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। और कैसे जो है ये एनजीओ कैपेसिटी एनहांसमेंट है मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए। अब इसके लिए जैसे कैसे आपका सेवा काम कर रहा है, उसको आपका जब क्वेश्चन है सिविल सोसाइटी एनजीओ को जो हमें फंडिंग लिमिट करनी चाहिए, देश विरोधी काम में इन्वॉल्व है, अब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो आप आर्ग्यूमेंट देने के साथ साथ किस तरह इन थिंकर्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरह ये द कोर का जो है अल्टीमेट 3rd लेवल का चयनित कंटेंट है, जो ग्रूम करके जो लास्ट स्टेज में जो है आपको यूज करना है। अब
ये कंटेंट है प्लस इसी में आप अपना क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वो एक्चुअल में आपका क्या है, वैल्यू एडिशन है। वैसी को आंसर राइटिंग फाउंडेशन में क्या है, डेवलप करवाया जा रहा है। तो ये इस तरह का कंटेंट, तो ये आपका अब इसी में सोशल जस्टिस में जो यूनिट है वो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन। अब यहां पर एलोबरेशन केवल और केवल यूपीएससी वेलफेयर स्कीम्स नहीं दे रहा है, वेलफेयर स्कीम्स के डायमेंशन दे रहा, वहां कुछ वर्ड्स जो है उसके पर्टिकुलर लाइक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, वहां पर जो अदर वर्ड है पार्टिसिपेशन, तो ये वर्ड्स, और ये वर्ड्स अगर हम प्रिपेयर कर लें, इनके डिफरेंट डायमेंशंस को प्रिपेयर कर लें, तो कोई भी वो स्कीम दे रहा है तो हमसे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे। और यही उसकी क्या है, पर्टिकुलर थीम है। यहां पर वो कुछ स्कीम को पर्टिकुलर दे रहा है, बट यहां पर उसके कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम, उनका तार्किकरण, रैशनलाइजेशन करना। अब इसी में जो वल्नरेबल सेक्शन की पॉलिसीज हैं, मेजर वुमेन की पॉलिसी, चिल्ड्रन की पॉलिसी, आपका डिसेबल्ड जो है पीपल, उनकी पॉलिसी, तो माइक्रो थीम से पता लगता है कि मुझे वो पॉलिसीज तैयार करनी है, मुझे उस एक्ट को देखना। इसी में आपका जो है वाश, आधार, फिर इसी कंटेक्स्ट में जनरलाइज जो स्कीम है कैसे वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है, कैसे ही उसका पर्पज ही है क्या करना, भिन्नता का। अब ये इस तरह के कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं जहां पर वो फैक्ट्स सॉल्व नहीं होंगे। जब इस तरह हम तैयार करते हैं तो हम जब न्यूज पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वहां से हमें समझ में आता है कि कैसे मेरे नोट्स में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इसमें वल्नरेबल ग्रुप और ये पूरा, तो यहां पर स्कीम्स है, तो इसमें इसके थ्रू जानने में मदद मिलती है, करंट में जो चल रहा है उसका कोर लेना है, बट मुझे कुछ वर्ड्स जो हैं तैयार करने, जहां से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इवन इफ वी डोंट नो पिन पॉइंट उस स्कीम का एक्चुअल कंटेंट क्या है। जहां आपको सराउंडिंग में उसको क्या करना है, आसपास उसको क्या करना है, यूज करना है या आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे अपने स्कीम का ये क्वेश्चन देख ही ली था, ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सभ्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन, उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम जो है, जो इंप्लीमेंट की जा रही है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, इफेक्टिव नहीं है क्योंकि अब्सेंस है, जागरूकता अब्सेंस है, वो सभी स्टेज ऑफ पॉलिसी साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहां पर पिन पॉइंटेड पॉलिसी नहीं जाननी है, सिंपल ये जानना है कोई भी पॉलिसी सक्सेस क्यों नहीं होती है। बिकॉज हम जब कंटेंट तैयार करते हैं तो हमारा कंटेंट का तैयार करने का तरीका क्या होता है, पॉलिसीज हैं या नीतियां हैं, स्कीम्स हैं, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, अब इसमें हम तैयार करते हैं। अब यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में अगर देखो तो सिंपल बोला है पॉलिसी जो है सक्सेसफुल नहीं है। इसका रीजन है कि जो वल्नरेबल पीपल है उनमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और जो पॉलिसी साइकिल के विभिन्न स्टेज हैं वहां पर वो इन्वॉल्व नहीं। अब ये हमें दे दिया गया है, तो एक्चुअल में जब हम इस माइक्रो थीम को जाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें बस वहां पर इसका हाउ जनरेट करना है। अगर हम हाउ को इस फॉर्म में तर्क में ले आए तो क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो माइक्रो थीम आपको इस समय में क्या करती है, मदद करती है। तो आपको लगता है कि मुझे ठीक है पॉइंट्स तो जान लिए, बट यहां पर मैं अपनी अगर कैपेबिलिटी डेवलप कर लूं कि हर पॉइंट्स के लिए मैं हाउ लिख सकता हूं, और एक हाउ नहीं 4 या 5, बिकॉज यूपीएससी पिन पॉइंट एक पॉइंट पर जाकर जो पता है फेलियर का कारण है उसी का हाउ पूछ रहा है। ये फिर आपका क्या आंसर राइटिंग में, उत्तर लेखन में भी डेवलप करवाने में क्या करता है, मदद करता है। वही एक्चुअल में कंटेंट है। वो कंटेंट ही हम उस तरह का जो है पहले मनन नहीं करते हैं, पहले थिंकिंग नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर लेखन करने में या आंसर लिखने में क्या लगता है, डर लगता है। अदरवाइज डर, बार बार बोल रहा हूं, the fear is not about the writing, the fear is about the supplying the right content जो पूछा गया है, जो सही जो है कंटेंट सप्लाई करना है, सही वाई का जो आंसर देना है, सही हाउ का जो आंसर देना है, वो नहीं आ रहा है 7 मिनट में, वो हम उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। उस कारण जो हमें उत्तर लिखने में क्या लग रहा है, डर लग रहा है। अदरवाइज लिखना कभी भी हमारे लिए चैलेंजिंग है ही नहीं।
हम उसको फ्री फ्लो थिंकिंग में क्या कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। और वो जो फ्री फ्लो थिंकिंग जब डेवलप होगी तभी आप जो अभी मैं जो शॉर्ट नोट्स दिखा भी रहा हूं आपको, या जो आप शॉर्ट नोट्स बना भी रहे हैं, तभी वो एग्जाम में क्या हो पाएंगे, रेप्लिकेट हो पाएंगे। तभी आप अपने मिनिमम कंटेंट को जो आपको मेमोराइज करना है वो यहां पर आप चेंज करके कहां लिख पाएंगे, उत्तर में लिख पाएंगे। आपको रेंडमाइज्ड मेमोराइजेशन नहीं करना, ये रेंडमाइज जो है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, माइक्रो सिलेबस के थ्रू वो क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने और हमें बनवाना है, ताकि आपका डायरेक्शन जो क्या रहे, सही रहे। अब इसी में जो नेक्स्ट थीम है, हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स, यहां पर हेल्थ एजुकेशन पर यूपीएससी के अल्टरनेट क्वेश्चंस हैं। हर साल एक क्वेश्चन हेल्थ पर है तो नेक्स्ट ईयर एजुकेशन पर है। और हेल्थ जो है एजुकेशन, ये पिन पॉइंटेड उसके टॉपिक है। हेल्थ में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसी में हेल्थ में पॉपुलेशन में क्या चैलेंज है, तो ये अगर आप थीम देखते हो तो आपको कंटेंट तैयार करने में मदद मिलेगी। जैसे एजुकेशन पर क्वेश्चन करें तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पर, रैंकिंग पर उसके क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं इसको दिखा देता हूं। तो यहां पर जो थीम्स है, यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बिकॉज न्यूज में तो तब आपके फॉरेन जो है हाई जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में आ रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में यूजीसी गाइडलाइंस, क्या इंडियन जो है यूनिवर्सिटी उनसे कंपेयर कर पाएगी, क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हमें अलाउ करना चाहिए इंडिया में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। फिर इसी में आपका स्किल इकोसिस्टम, आपका पब्लिक एग्जामिनेशन, बिकॉज जब आपको पता है क्वेश्चन है, एजुकेशन टॉपिक है, तभी जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन जो आपके पेपर लीक हो रहे थे उसमें जो गाइडलाइन इशू की थी, तभी हम उस तरह के कंटेंट को क्या है पर कर पाएंगे। आईआईटी, आईएम की ऑटोनॉमी, तो ये आपकी क्या अंडरलाइंग थीम है। हेल्थ में जो माइक्रो टॉपिक्स की थीम है, यहां पर आपके एमडीजी हेल्थ के कंटेक्स्ट में, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की हेल्थ स्पेंडिंग, फिर इसी में जो हेल्थ में जेरेट्रिक केयर है या वुमेन है या चाइल्ड है, उस तरह की सब थीम्स। फिर इसी में आपका मैटरनल हेल्थ, फिर इसी में अमर्त्य सेन और उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच, प्राइवेट सेक्टर रोल, ट्रिपल पी, ये तो ये आपकी हेल्थ में क्या बन जाती है, थीम बन जाती है। और इसी में आपका ह्यूमन रिसोर्स में आपका क्या है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी है। तो इसको ऑल्दो इस थीम को मैंने अलग किया है, बट वो एक्चुअल में आपका ये जो थीम है ह्यूमन रिसोर्स वहीं का पार्ट है, तो उसी में डिसेबिलिटी है, उसी में वुमेन के इश्यूज हैं, और ओवरऑल आपका ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स ऐसा नहीं कि अकेला अलग से टॉपिक है, ये पूरा ऊपर का जो टॉपिक दिए हुए हैं उन सबसे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और ह्यूमन रिसोर्स अलग से ही, सोशल जस्टिस का अलग से टॉपिक नहीं, अपितु इकोनॉमी। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस का जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 सोसाइटी से, इवन इकोनॉमी से क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। प्लस यस, पॉलिटी के गवर्नेंस के डायमेंशंस यहां ऐड होंगे। जब आप सजेशन वगैरह दोगे तो आप उसी में आप जो है कंटेंट उस तरह का क्या कर पाओगे, तैयार कर पाओगे। तो उस वे से अगर हम तैयार करते हैं तो उत्तर लेखन में, आंसर राइटिंग में कंटेंट जो है हम आर्गुमेंट बनाने में हमें क्या करता है, यह मदद करता है। तो यहां पर जो थीम है वो है जनसंख्या की लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, स्किल मिसमैच की। तो अब जब ये पता, तभी हम स्किल का डाटा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल के लिए इतना काम करे, ये पता है, तभी हम चैट जीपीटी और उस कंटेक्स्ट में आने वाले सालों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसी में फिर हम गिग इकोनॉमी और जो वर्कर, इस तरह की थीम्स को हम प्रिपेयर करने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो यह इस तरह के टॉपिक्स। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यहां पर जस्टिस में, वो है पॉवर्टी एंड हंगर, जो पेपर 1 में भी है, 2 में भी है, और इकोनॉमी का तो एक्चुअल में पार्ट होता ही है। तो यहां पर केवल और केवल लकड़वाला कमेटी या तेंदुलकर कमेटी के डाटा से नहीं काम होगा, पॉवर्टी जो है एज अ होल ही हमें पढ़ना होगा। आप इसको पेपर 1 के लिए अलग, पेपर 2 के लिए अलग, पेपर 3 के लिए अलग भी नहीं पढ़ सकते हैं, एक कंप्लीट सेट के तौर पर, सिस्टम अप्रोच के आधार। बिकॉज अगर सिस्टम सेट है तो आप जो है, अगर उसने छोटा क्वेश्चन पूछा, बड़ा क्वेश्चन पूछा या इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं। तो यहां पर जो है पॉवर्टी पर जो है ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे, तो यहां पर पॉवर्टी और उसके मेजरमेंट को लेकर आपके एमडीआई और जो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, फिर इसी में आपके हंगर इंडेक्स को लेकर, फिर इसी में जो विभिन्न अप्रोचेज हैं इस पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए, जिन आपकी सेन और जिन ड्रेज जो है स्कूल, वो क्या कहती है, वो किस तरह बात करती है। इसी में इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो
अप्रोचेस ला रहे हैं। राइट बेस्ड अप्रोच हो गया आपका, जिस कंटेक्स्ट में आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, और इसी में रिसोर्स की जो इनइक्वालिटी है, जो ऑक्सफैम की जो है रिपोर्ट्स आती है, ह्यूमन जो है कैपिटल फ्रेमवर्क है, तो टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, तो उस तरह का जो है कंटेंट हम क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में जो है हम कैसे जो है, या पॉवर्टी हंगर में कैसे जो है कोटेशन और उनको अपने आंसर में एज ए आर्गुमेंट के तौर पर क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। तो हमें जो है केवल और केवल जो है इंफॉर्मेशन या वर्बेटम सिलेबस को नहीं देखना है, सिलेबस को प्रिसाइज वे में देखना है कि हमें वो पैनिक मोड में ना ला दे। और वो प्रिसीजन जो है वही हमारी एक्चुअल में प्रिपरेशन बनाता है, वही एक्चुअल प्रिपरेशन हमारी सक्सेस का क्या बनती है, रीजन बनती है। तो ये माइक्रो सिलेबस के साथ साथ वो माइक्रो सिलेबस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या है, अंडरस्टैंडिंग पर है, जिस पर जो है हमें क्वेश्चंस को देखते हुए उसको क्या करना है, तैयार करना। और वही आपका एक्चुअल में उत्तर लेखन को क्या बनाता, प्रिसाइज बनाता है या सटीक बनाता है, और आपके उत्तर लेखन के डर को, फियर को, जो आपका भय है उसको कम करता। अदरवाइज जो फियर है वो क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से, कंटेंट की वजह से। तो यह है माइक्रो सिलेबस की लिस्टिंग, आपके उसके कंटेंट को भी क्या करता है, ओवरकम करता है। और कंटेंट प्रिसाइज है उस थीम के अकॉर्डिंग, जिस थीम पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होती है, और मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस करने में भी 7 मिनट और 11 मिनट में क्या होती है, आसानी होती है। तो इस वे में हमें तैयार करना, खासकर जो इस तरह के हिडन सिलेबस हैं जिनको कम समय में भी क्या की जा सकती है, मास्टरी की जा सकती है।